नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य परीक्षा के लिए मरुस्थलीकरण। इस टॉपिक को आप दो जगहों पर रख सकते हैं, पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी के तहत और पेपर थर्ड में आपदा प्रबंधन या पर्यावरण संरक्षण के तहत। ठीक है, देखिए, मरुस्थल के बारे में आप सामान्य तौर पर समझते हैं। हमें मरुस्थल की परिभाषा लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर लिखने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो हम स्टैंडर्ड परिभाषा लिखेंगे। तो पहले इसी शब्द को समझ लेते हैं, मरुस्थलीकरण क्या है। एक होता है मरुस्थल, मरुस्थल है, जैसे थार का मरुस्थल है या सहारा मरुस्थल है, और एक होता है मरुस्थलीकरण। इसका मतलब है कि मरुस्थल बन रहा है और मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक, तो मरुस्थलीकरण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने एक नई परिभाषा दी है। उसमें क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण और मानवीय क्रियाकलापों के कारण ऊसर भूमि, अर्ध ऊसर भूमि और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में जो भूमि है उसका अवनयन हो रहा है। मतलब जो भूमि है उसकी क्वालिटी गिर रही है, उसकी उर्वरता कम हो रही है। इन चीज़ों को कहते हैं, इन लक्षणों को कहते हैं मरुस्थलीकरण। सिंपल। लेकिन प्रश्न यहाँ से मतलब बनेगा नहीं। वैसे आप इसको सिर्फ इसलिए याद रखें कि प्रश्न कुछ इस तरह का बना जिसमें परिभाषा की ज़रूरत पड़े तो आप यही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ इधर उधर की बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक, अब देखिए कारण क्या है। असली तो जानने वाली बात यही है कि मरुस्थलीकरण हो क्यों रहा है। बात कर लेते हैं कारण पे। सबसे पहली बात यह है कि इसमें प्राकृतिक कारण भी योगदान देते हैं। अब सहारा का मरुस्थल बना तो उसमें इंसानों ने कुछ खास नहीं किया है, वो तो प्राकृतिक रूप से बन गया। थार का मरुस्थल जब शुरू में बना तो हमने कुछ उसमें थोड़ी गड़बड़ की, बन गया। तो जलवायु परिवर्तन जब होता है, किसी क्षेत्र की जलवायु ही बदल जाए और लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक बदल जाए तो पूरा क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल हो या फिर सहारा का मरुस्थल हो, पहले वहाँ पे वन हुआ करते थे, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज हो गई सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक, आज देखिए वहाँ पे मरुस्थल है। तो प्राकृतिक कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। इस कारण से मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थल बनते हैं। और सूखा अगर हो जाए तो सूखे की वजह से भी वनस्पतियाँ वहाँ ख़त्म होने लगती हैं, मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है, अपरदन होने लगता है। ये प्राकृतिक कारण है। और भी चीज़ें हैं। अब नीचे बाकी जो है वो तो हम ही लोग हैं, मानव है। हम क्या कर रहे हैं कि जो भूमिगत जल है, जो ज़मीन के नीचे जल है, जिसको हम पंप लगा के ऊपर खींचते हैं पानी, उसका चाहे खेतों में इस्तेमाल करें, उद्योगों में इस्तेमाल करें या घर के लिए, उसका कुछ ज़्यादा ही अति दोहन जब होने लगता है तो पानी का लेवल नीचे जाने लगता है। ऊपर की जो मिट्टी है उसमें पानी की कमी होने लगती है, सूखने लगती है मिट्टी और उसकी गुणवत्ता जो है कम होने लगती है, मरुस्थलीकरण बढ़ने लगता है। तो भूमिगत जल के अति दोहन से इससे भी दिक्कत है। इसके अलावा देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, खेती में उर्वरकों की एक तरह से बाढ़ आ चुकी है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा उर्वरक डालेंगे, जितना ज़्यादा कीटनाशक डालेंगे उतनी अच्छी उपज होगी। कभी कभी होता भी है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो मिट्टी पे पड़ रहा है और उस नुकसान की वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, ये चीज़। और एक और चीज़ है, उच्च जैविक दबाव। इसका क्या मतलब है, मिट्टी पर, ज़मीन पर जैविक दबाव बढ़ता जा रहा है। जैविक मतलब कि अब मतलब लोग इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, ज़रूरतें इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं कि मिट्टी उतना उत्पादन करके हमें दे ही नहीं पा रही है। अब उससे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हम बहुत सारा अति करेंगे, जैसे कि ये किया ये किया, तो जैविक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावे आप देखें तो बहुत जगहों पे औद्योगिक अपशिष्ट के को ले जाके फेंक दिया जाता है, चाहे वो सूखा कचरा हो, चाहे फिर मलबा हो, गीला मतलब वो वहाँ पे क्या कहते हैं अपशिष्ट हो। इन कारणों से वहाँ की मिट्टी की उर्वरता कम होती है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है। और एक और कारण है वो है खनन। जब खनन हम करते हैं तो आसपास की वनस्पतियाँ और भी चीज़ें नष्ट होने लगती हैं, वहाँ की पारिस्थितिकी बिगड़ने लगती है। तो खनन की वजह से भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। इतने टॉपिक्स आपको याद हों, आप समझा के बहुत अच्छे से, मतलब इतने पॉइंट्स याद हों, बहुत बढ़िया से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो और चीज़ें बाकी हैं जाननी। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया कारण। अब हम बात करें कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। पूछा तो यही जाएगा कायदे से देखा जाए तो, कि मरुस्थलीकरण जब हो रहा है, एक तो है कि ठीक है कारण है, ये है बता देंगे।
इसका प्रभाव क्या है? अब हम प्रभाव को अलग अलग एंगल से देखेंगे। यहाँ से आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा फ्रेम बनेगा कि इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहली बात करें कि पर्यावरण पर, खुद पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब मिट्टी सूखेगी तो अपरदन की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, तो मृदा अपरदन बढ़ रहा है। वनस्पतियाँ खत्म हो रही हैं। थार के रेगिस्तान में जाइए, कहाँ दूर दूर तक वनस्पति दिखेगी, दिखेगा भी तो कटीले वनस्पति दिखेंगे। तो वनस्पतियों का विनाश हो जा रहा है और मिट्टी में लवणता की वृद्धि हो जाती है। ये पर्यावरण पर प्रभाव है। इसके अलावा आप देखें पर्यावरण पे ही, तो मरुस्थल एक होता है मरुस्थल का बनना, जो हम कह रहे हैं कि मरुस्थलीकरण, और एक होता है कि ये मरुस्थल यहाँ बना लेकिन अब ये बढ़ भी रहा है, ये बढ़ भी रहा है, इसका विस्तार भी हो रहा है। तो ये पर्यावरण पर एक संकट की बात है कि पहले इतना था अब इतना हो गया। जैसे आप पढ़ते होंगे कि जो थार का मरुस्थल है उसका भी विस्तार हो रहा है। तो मरुस्थल का विस्तार भी एक दिक्कत की बात है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देगा, क्योंकि वहाँ बारिश होगी नहीं, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और जैव विविधता को खतरा तो है ही। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब उर्वर होती, वहाँ पे खेती होती, वहाँ पे वन होते, ज़्यादा जीव जंतु, पक्षियाँ, हर तरह के पेड़ पौधे होते। लेकिन जब वो मरुस्थल बन गया तो फिर जैव विविधता कहेगी, वही कुछ गिने चुने वैसे जीव जंतु रहेंगे जो वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी तो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से भाग ही जाएंगे। ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है भाई, पड़ रहा है। इसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये एंगल काफ़ी जानने लायक है, बढ़िया है। और देखिए क्या है, सामाजिक प्रभाव में देखें तो भूखमरी की समस्या एक बड़ी समस्या है। अगर आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भुखमरी इस तरह से भी दिखाया जाता है कि वो फसल का उत्पादन नहीं होता था और बाकी चीज़ें होती थी। जैसे वो अलग बात है कि कोई ठाकुर टाइप का व्यक्ति होता था, जमींदार होता था, वो शोषण करता था, लेकिन एक कारण उसमें ये होता था कि क्या कहते हैं, उत्पादन नहीं हो रहा था उतना। अभी क्या है कि जब मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो उत्पादन नहीं होगा, खेती नहीं हो पाएगी, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो इतना ज़्यादा हम लोग जनसंख्या जो बढ़ा रहे हैं, 130 करोड़ का पार हो गया है, वो खाएगी कहाँ से, उनके लिए भोजन कहाँ से आएगा। तो भूखमरी की समस्या तो होगी ही ना। और इसके साथ साथ आप देखें तो स्वच्छ जल में भी कमी आएगी। स्वच्छ जल में कैसे कमी आएगी? सिंपल है, अगर वहाँ पे मरुस्थल नहीं होता, वहाँ पे नॉर्मल सब चीज़ें ठीक होती तो वहाँ बारिश भी होती, पेड़ पौधे भी होते, जल की उपलब्धता भी होती, अब तो है ही नहीं। और इसके अलावा आप देखें तो बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, ये भी एक संकट है। साथ ही साथ देखें कि फसल तंत्र जो सिस्टम है फसल का, वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक नॉर्मल मान लेते हैं कि ये खेत है, सब कुछ सामान्य है। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर भारत में आप यूपी या बिहार में कहीं रहते हैं, तो एक सामान्य तंत्र के तहत हम देखते हैं कि एक बार यहाँ पे गेहूँ उगा दिया जाएगा, एक बार धान उगा दिया जाएगा, कभी गन्ना उगा दिया जाएगा। अब जहाँ मरुस्थल हो गया तो कौन सा तंत्र बना लेंगे आप, धन या क्या यहाँ क्या उगाएंगे बताइए। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, जब ये सारी समस्या होंगी तो लोग वहाँ रहेंगे क्यों, क्या करेंगे? भागते हैं लोग, शहरों की ओर भागते हैं। अभी हम एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव, प्रवास, उसमें हम इसको देखेंगे। तो लोग इन क्षेत्रों से बाहर निकल के भागेंगे, यहाँ क्या करेंगे, मरना तो है नहीं ना। तो ये समस्या होगी, पलायन बढ़ेगा। इसके अलावा देखें तो आय की विषमता भी बढ़ेगी। आय की विषमता कैसे बढ़ेगी? मान लेते हैं दो जगह है, एक ये जगह है और एक ये जगह है। यहाँ पे हो गया मरुस्थल। अब ये मरुस्थल होने की वजह से यहाँ के जो लोग थे ना, वो अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए सामान्य तौर पर कच्चे माल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो होगी कहाँ, वो कहाँ से आएगा। और ना ही खेती कर सकते हैं, तो यहाँ का तंत्र प्रभावित होगा। यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ के लोग जो है अच्छे से कमाई कर रहे हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब बढ़िया है। तो अब इन दोनों में आय की विषमता हो जाएगी, ये दिक्कत है। इसके अलावा सांस्कृतिक विनाश भी हो सकता है, जो संस्कृति है वहाँ की, उनका भी विनाश हो सकता है। कैसे, समझिए इस चीज़ को। मान लेते हैं इसी क्षेत्र में यहाँ पे मरुस्थलीकरण हो गया, तो पहले जो खान पान था, जो रहन सहन था, जो पहनावा था, वो तो अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा ना। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर बदल जाएगा, पुरानी संस्कृति
मतलब बदल जाएगी, उसका वो विनाश हो जाएगा। ये भी एक सामाजिक प्रभाव है मरुस्थलीकरण का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। आर्थिक, देखिए जब मरुस्थलीकरण होगा तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा। खेती नहीं हो रही है, अब यहाँ पे हम फसल उगाते थे, फसल नहीं उगी। इसके अलावा मानव संसाधन वहाँ का प्रभावित हुआ। पहले जो है अब खेती नहीं हो रही है, पलायन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें प्रभावित होगी। और जब ये सब प्रभावित होगी तो आर्थिक विकास कैसे होगा, समस्या है कि नहीं। विषमता भी हमने देखा कि आय की विषमता बढ़ेगी, सामाजिक स्तर पर भी विषमता बढ़ेगी, और उसकी वजह से गरीबी में भी वृद्धि होगी। जो लोग इन जगहों से भाग के शहरों में जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ उनके लिए घर बना हुआ है, आइए भाई स्वागत है आपका। कहाँ रहेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे, पहले जैसी हालत नहीं रहेगी, गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अलावा देखें तो हमारे आयात में वृद्धि हो जाएगी। आयात, अब हमारे यहाँ किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा था तो ठीक है, सब लोग यहीं से खा रहे थे, ले रहे थे, लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ मतलब यहाँ पे मरुस्थलीकरण हो गया, वो चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन उसका नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो जब आयात में वृद्धि होगी तो हमें अपना जो पैसा हमने जो विदेशी मुद्रा रखा है बचा के, वो खर्च करना पड़ेगा, तो उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। एक सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए, ये मरुस्थलीकरण से नहीं संबंधित है, अलग है। हम अभी एक टॉपिक में बात कर रहे थे पहले कि 80% से ज़्यादा पेट्रोलियम की ज़रूरत जो है वो हम बाहर से लेके पूरा करते हैं। अगर हमारे यहाँ पेट्रोलियम होता तो इतना ज़्यादा हज़ारों करोड़ रुपया सालाना हम जो खर्च करते हैं जो आयात करने पे, वो बच जाता ना, उसका हम कहीं और इस्तेमाल करते। ऐसे ही अगर मरुस्थलीकरण होता है तो उसकी वजह से जो हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हम बाहर से आयात करेंगे चीज़ों को, फिर पैसा खर्च होगा और फिर हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रभाव हैं, जैसे राजनीतिक प्रभाव देखें। राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, अब सरकार को योजना पर खर्च करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो उसमें क्या है, सिंचाई के लिए भी योजनाएं लानी पड़ेगी, वहाँ के लोगों के लिए खाने की योजनाएं लानी पड़ेगी, लोग प्रवास न करें, वहाँ से पलायन न करें, इसके लिए भी योजना लानी पड़ेगी। और अगर पलायन कर जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं शहरों में, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए भी योजनाएं लानी पड़ेगी। तो ये फ्री में तो होगा नहीं, पैसा लगेगा, तो इसलिए योजना में वृद्धि हो जाएगी, व्यय में, समझ रहे हैं। और सरकार को फिर इसके लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है हमारा, ये भी एक दिक्कत है। और राज्यों के बीच तनाव हो जाएगा। अभी तो पानी को लेके कि नदी यहाँ से बह रही है, ये दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य इसको लेकर झगड़ा होता है। अब मान लीजिए इस राज्य में मरुस्थलीकरण हो गया, इसके कारण भी सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, राज्यों के बीच में तनाव होगा, समझ रहे हैं। तो ये कारण है, ये मतलब प्रभाव है राजनीतिक। हमने देखा कि कितने तरह से मरुस्थलीकरण हमें प्रभावित कर सकता है। तो आगे चलें, चलिए अब देखते हैं इसमें कि इसको रोका कैसे जाए। मरुस्थलीकरण अब इतनी भयंकर संकट है तो रोकने के उपाय तो करने पड़ेंगे। और टॉपिक को पढ़ने का मकसद भी हमारा यही है, क्योंकि जब पूछा जाएगा कि क्या समस्याएं हैं तो हमसे उम्मीद भी की जाएगी। अगर नहीं भी पूछा गया तब भी हमें बताना पड़ेगा कि ये उपाय कर लो, 2-3 लाइन में करना पड़ेगा। और अगर पूछ ही लिया जाए तब तो बताना ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो रोकथाम किया जाए। और रोकथाम कैसे होगा कि भूमि का बेहतर उपयोग किया जाए, गलत तरीके से नहीं कि कहीं भी खनन कर दिया, कहीं भी जो है खेती वाली भूमि थी वहाँ पे घर बनाने लगे, कुछ ऐसा नहीं। नियोजन होना चाहिए, उनका प्रबंधन होना चाहिए। और जनसंख्या पर नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जनसंख्या का दबाव जब बढ़ता है तो भूमि का शोषण ज़्यादा होता है। तो जनसंख्या जब नियंत्रित होगी तो कम दबाव होगा भूमि पे, तो मरुस्थलीकरण रुकेगा। इसके अलावा आप रक्षक पट्टी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीकरण है, ये वाला। अब अभी हमने देखा था कि मरुस्थलीकरण का विस्तार भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने रक्षक पट्टी बना ली, मान लेते हैं कि आपने पेड़ ही लगा दिए, तो अब ये मरुस्थल इधर नहीं जाएगा, यहाँ रुक सकता है काफ़ी हद तक। और उसमें वृक्षारोपण काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों मिलते जुलते हैं। वृक्षारोपण का मतलब कहीं भी चारों तरफ वृक्षारोपण कर सकते हैं, और रक्षा पट्टी का मतलब इसकी बाउंड्री लाइन बना दी ताकि इधर का बालू इधर ना आ सके, ठीक है। उसके बाद इधर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ये रोकथाम वाले उपाय हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कई जगह हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जनजातियां हैं पशुचारण करती हैं, और भी लोग पशुचारण करते हैं।
कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अति पशुचारण से भी जो है मरुस्थलीकरण बढ़ता है, तो उस पर थोड़ा रोक लगाया जाए। और जो जुताई होती है ना, जुताई की वजह से भी कई समस्याएं होती हैं। अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, तो न्यूनतम जुताई, सॉरी खुदाई, हाँ जुताई, वैसे मैंने गलती से ही बोल दिया लेकिन है ये काम का। जब हम मृदा अपरदन पढ़ते हैं तो उसमें ये खेत है, बहुत गहरी जुताई करेंगे, ज़्यादा बार बार जुताई करेंगे तो इसकी जो सुभेद्यता है वो बढ़ जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो वो भी बढ़िया है। और खुदाई जो होती है, चाहे वो खनन हो या जो भी हो, उसको भी कम किया जाना चाहिए। और खनन के लिए बाकायदा नियम बनने चाहिए, उसका विनियमन होना चाहिए कि कहाँ पे खनन होगा, ठीक है, और कैसे होगा, उसके क्या मापदंड होंगे। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो उत्क्रमण के कुछ उपाय हो सकते हैं। एक मिनट, उत्क्रमण के उपाय भी हो सकते हैं, जैसे अपरदन को नियंत्रित किया जाए, उसके लिए अवरोधक का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने मरुस्थलीकरण के बारे में बात किया ना, अपरदन भी जो है कई जगह अपरदन अलग अलग तरह का, कहीं सतह का अपरदन होगा, ऊपर की मिट्टी बह गई, कहीं पर नलिका अपरदन होता है, तो उसके लिए अवरोधक का निर्माण कर सकते हैं। जल का अच्छे से उपयोग करेंगे तो भी उसमें लाभ मिलेगा। और रेत का स्थिरीकरण करेंगे, अभी हमने बात किया था, उससे भी मरुस्थलीकरण रुकेगा। कुछ आधुनिक उपाय हैं जो कि अच्छे हैं, अपनाने लायक हैं। जैसे मेघ बीजन का नाम आपने सुना होगा, इस पर प्री में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि वो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इस तरह से। मेघ बीजन का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती, तो हम क्या करें, यहाँ पर कुछ ऐसा करें आसमान में कि यहाँ से कृत्रिम तरीके से हम बारिश करा सकें। जब यहाँ बारिश होगी, यहाँ नमी बढ़ेगी, यहाँ आर्द्रता बढ़ेगी, जीव जंतु पेड़ पौधे विकसित होंगे, मरुस्थलीकरण कंट्रोल होगा। टपक सिंचाई को भी हम ला सकते हैं, एक नई तकनीक है। वैसे तो हम सिंचाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन टपक सिंचाई के तहत हम करेंगे सिंचाई, तो थोड़ा थोड़ा पानी हम जितना चाहिए उतना यूज़ करेंगे, नीचे का पानी का जो लेवल है वो बना रहेगा और मरुस्थलीकरण नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने भी कुछ किए हैं। सरकार ने क्या किया है जी, बांध चैलेंज आया था, और इसके तहत एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि बांध चैलेंज का संबंध किससे है। बेसिकली इसका संबंध इससे है कि जो जिस जगह पे भूमि का निम्नीकरण हो गया है वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे। यहाँ पे ये हमने मतलब किया हुआ है, तो बांध चैलेंज को सरकार ने अपनाया है। इसके अलावा आप देखें तो राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना आई थी 2008 में, 2008 में, ये मैं इसे लिख रहा हूँ। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे, जैसे कि सतत कृषि को बढ़ावा देने वाली बात है, ये सारी चीज़ें इसी के तहत आएंगी। ये सारे प्रयास सरकार ने किए हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक तो हो गया, अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लें, मरुस्थलीकरण पे कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि इस पर प्रश्न क्या बन सकता है, एक कैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में मरुस्थलीकरण आपदा का रूप लेता जा रहा है और इसका मानव जीवन पर व्यापक असर दिखाई भी देने लगा है। इस कथन के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत कीजिए। यह आपका प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं। नमस्कार।